बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग अपने बाकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस रह गए थे इंशाअल्लाह ताला हम वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आज हमारा ये लेसन नंबर 20 होगा और वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2। और आज के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक तो रिव्यू क्वेश्चंस होंगे और इसी के साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जहाँ से हम छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑन लास्ट टाइम 11.3 and now we have to discuss the 11.14 short question. So let's see student, if we clap or speak in front of a building, अगर हम ताली बजाएं या बहुत ऊंची आवाज़ में बोलें किसी बिल्डिंग के सामने एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक ख़ास डिस्टेंस पर, वी रीहेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद हमें हमारी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज़ दिस हैपन? क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन है? स्टूडेंट हम लोग अपने साउंड वेव के अंदर फिनोमिनास को डिस्कस किया कि इफ़ द साउंड शो अ वेव नेचर देन इट्स मीन्स दैट इट ऑल्सो शो और हैव द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दैट फिनोमिनास we conclude that it is just due to the reflection of sound. When sound is incident on the surface of medium, it bounces back into the first medium. This is known as the reflection of sound, and the second name of the reflection of sound is echo. तो हम स्टूडेंट यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। 11.15 क्वेश्चन इज हाउ कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड? आप स्पीड ऑफ साउंड कैसे मेजर कर सकते हैं? व्हाट फैक्टर्स कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड? स्टूडेंट इस फिनोमिना को डिस्कस करने के लिए हमारे पास पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। इफ यू सी हियर, यस हियर इट इज, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पर हमने एक फिनोमिना डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने डिस्टेंस के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल 34 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो, टू साइडेड डिस्टेंस 34 मीटर का, वन साइडेड 17 मीटर हो, तो अगर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड हो जाए, सो वी जस्ट हेयर द साउंड आफ्टर एग्जैक्टली 0.1 सेकेंड। इसी तरह स्टूडेंट हम लोगों ने इसी फिनोमिना को यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंटल वे में डिस्कस किया। तो आप यहाँ से भी इसको एक दफ़ा रीड आउट करके अपना कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ फैक्टर्स मैंने स्टूडेंट आपको मार्क करवाए थे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो यहाँ मैंने आपको बताया था द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो आप ये स्टूडेंट इसके क्वेश्चन के आंसर में डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है What is the audible frequency range for human ear and does this range vary with the age of people? स्टूडेंट यहाँ पर आप अगर आएँ अपने टॉपिक पर, तो यहाँ पर हमने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज भी डिस्कस किया। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करवाए थे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप ये देखें कि यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स मार्क किए थे उनमें हमने ये कहा था अ नॉर्मल ईयर can hear a sound only if its frequencies lies between 20 Hz and 20,000 Hz. और इसी तरह लास्ट में young children can hear the sound of 20,000 Hz but old people cannot hear the sound even above the 15,000 Hz. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन, और ये हम लिखेंगे यस द रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल। ठीक है। और ये साथ जो लास्ट में हमने पॉइंट मेंशन किया था कि हमारे पास जो है वो सेकेंडली के जो ओल्ड पीपल्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट, एज के हिसाब से जो साउंड की जो लिमिट है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की वो क्या है कि वो कभी कभार हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि दे कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ 15,000 हर्ट्ज इवन। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है जी 11.17 एक्सप्लेन दैट द नॉइज़ इज़ अ नॉइजेंस। पहले तो स्टूडेंट ये देख लीजिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉइज़ और नॉइजेंस में डिफरेंस क्या। स्टूडेंट नॉइज़ का मतलब है शोर और नॉइजेंस का मतलब होता है वो चीज़ जो नुकसानदेह हो, मुज़र हो। ठीक है, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो हेल्थ के अकॉर्डिंग है
चाहे आपकी फ़िज़िकल कंडीशन के अकॉर्डिंग है, किसी भी तरह से। तो हमने ये देखना है कि जो शोर है वो हमारे लिए नुकसानदेह कैसे। इसके लिए स्टूडेंट आपको आना पड़ेगा अपने टॉपिक पे जो हमने नॉइज़ पोल्यूशन वाला डिस्कस किया था। और नॉइज़ पोल्यूशन वाले टॉपिक पर अगर आप आए स्टूडेंट, तो यस एग्जैक्टली ओवर हियर ऑन दिस पेज नंबर 29 हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे तो ये लिखना है साउंड विच हैज़ जैरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज़। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू। इसी तरह एक ये पॉइंट आप लिखेंगे स्टूडेंट, और साथ ही साथ इसमें आपने एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना है और ये स्टार्ट होगा यस द नॉइज़ हैज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज द कंडीशन सच एज हेयरिंग लॉस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स। तो ये स्टूडेंट आप कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन करेंगे यहाँ पर उस अपने क्वेश्चन की डिटेल में। वर्ड एक्सप्लेन दैट द नॉइज़ इज़ अ नॉइजेंस, कि हमारे पास जो शोर है वो नुकसानदेह क्यों है, किस लिहाज से है। तो हम वो यहाँ पर ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन मेंशन कर देंगे, बिकॉज इट कॉज द हेल्थ इश्यूज़। अच्छा 11.18 में है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक प्रोटेक्शंस। यू जस्ट हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट मोर, तो स्टूडेंट आप फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक के बाद से स्टार्ट करेंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर, यहाँ से रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करके अपना जो नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आएंगे और लिखेंगे तकरीबन स्टूडेंट यस रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, यहाँ तक। हाउएवर से पहले तक आप अपनी इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक की डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 11.19 और ये है व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन और इन मेडिकल फील्ड। तो स्टूडेंट हमारे पास मेडिसिन के अंदर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में जाएंगे। और मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इसकी सारी डिटेल बताई थी स्टूडेंट, कि लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे कि आप एक मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें डिटेल देंगे और एक आप टेक्निकल फील्ड के अकॉर्डिंग डिटेल देंगे। तो मेडिकल फील्ड के अंदर जो भी स्टूडेंट आपने कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की होंगी, आप वही डिटेल यहाँ पर दोबारा से जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आप मेडिकल फील्ड के जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए थे, जैसे फॉर द स्केलिंग ऑफ टीथ, टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स and to remove the tumors of the cancer, to see the picture of the internal structure of the human organs। तो इस तरह की जो डिटेल है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके कुछ रिव्यू क्वेश्चंस थे और रिव्यू क्वेश्चंस के बाद हमारे पास आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और इन्हें भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। 11.1 क्वेश्चन है हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से, why two tin cans with a string stretched between them could be a better way to communicate than merely shouting through the air। यानी ये कह रहा है कि अगर हम दो कैंस के साथ, टीन से मुराद है पत्री के जैसे होते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक के कैंस यूज़ किए होंगे, पेप्सी या कोक के, तो वो जो कैंस हैं मेटेलिक, उनको अगर हम यूज़ करें एक स्ट्रिंग के साथ और वो स्ट्रिंग भी मेटेलिक की हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेच बिटवीन दैम कुड बी अ बेटर, ये ज़्यादा बेहतर क्यों हो सकता है कि हम हवा में ऊंचा ऊंचा चीख कर बात करें। तो स्टूडेंट दिस इज जस्ट बिकॉज कि हमें इतना पता है कि सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड और ट्रैवलिंग जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है बनिस्बत गैसेस के यानी एयर के। तो इसका मतलब है कि अगर हम शोर के साथ ऊंचा ऊंचा भी बोलें तो हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचा ना चिल्लाएं लेकिन फिर भी अगर हम स्लोली बात करें तो मेटेलिक के अंदर पार्टिकल्स और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़रा तेज़ी से डिस्टर्ब होंगे, ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेंगे, तो इसलिए हम जो है वो हमारे लिए ईजी वे है। सो टू टीन्स कैन विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन दैम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेरली शाउटिंग थ्रू द एयर। ये तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब बिकॉज के आगे हमारा आंसर है, बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू गैसेज। सिंपल, आपका जितना भी क्वेश्चन लिखा था आप क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ लिखेंगे और ये सबसे अच्छा वे होता है आपके आंसर का कि अगर आपको स्टेटमेंट ना भी आती हो तो कम से कम आप एक सेंटेंस अच्छे तरीके से मेंटेन करें जिसमें आप अपने क्वेश्चन को इन्वॉल्व करें अपने आंसर के अंदर। कि आप आंसर लिख रहे हैं और आंसर में भी आपने क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है वो ऐड कर लिया। सो इसी तरह यहाँ से हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन पार्ट को हटाकर कि टू टिन कैंस
with a string stretched between them could be a better way to communicate than merely shouting through the air because the sound travels faster in solid as compared to gases. और इसी तरह स्टूडेंट फिर हमारे पास क्वेश्चन है, we can recognize the person speaking with the same loudness from their voice and how is this possible? तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कहता है we can recognize the person, हम उस बंदे को जानते हैं जो एक ही आवाज़ के साथ बात करता रहता है, हम उसको आसानी से पहचान भी लेते हैं कि ये किसकी आवाज़ है क्योंकि हम पहले उसे सुन चुके हैं. सो वी कैन रिकॉग्नाइज द पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ देयर साउंड विच इज़ डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच. यानी अगर दो एक ही जैसी आवाज़ें भी आ जाएँ तो आपको श्रिल और ग्रेव के डिफरेंस से, फ्रीक्वेंसी लेवल से, इंटेंसिटी की वजह से ये पता चल जाता है कि ये किस बंदे की आवाज़ है, मेल की है, फीमेल की है, चिल्ड्रन की है, ओल्ड पीपल की है, हर तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. 11.3 क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर. वाओ, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको आप मार्क भी कर लीजिएगा. यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम हर वाई. यानी अगर कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल एक किनारे पर खड़ा है, किसी भी स्ट्रीट के कॉर्नर पर, एक साइड पर एक है और दूसरी कॉर्नर पर या दूसरी साइड पर जो है गली के हिस्से पर दूसरा शख्स खड़ा है, तो अगर ये ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो दोनों एक दूसरे की आवाज़ को सुन ज़रूर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं रहे. ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि अगर आप देखें कि घरों के अंदर अगर वालदा जो है वो आपको आवाज़ देती हैं, तो फॉर एग्जांपल कि आप एक रूम में हैं और वालदा जो है वो सेकंड रूम में हैं, तो देखें कि आपको वन रूम टू अनदर रूम आपको आवाज़ आ जाती है लेकिन आप एक दूसरे को देख नहीं सकते. ये किस तरह से पॉसिबल है, ये हमने डिफाइन यहाँ करना. सो द साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन. मीडियम के जरिए हर डायरेक्शन के अंदर साउंड ट्रेवल करती है. एंड शो द डिफ्रैक्शन अबाउट द कॉर्नर. यानी डिफ्रैक्शन से मुराद क्या था स्टूडेंट? ये फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अराउंड द कॉर्नर और ऑब्स्टेकल हमारे पास जो साउंड वेव हैं वो क्या करती हैं, टर्न कर जाती हैं. तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था. यस, दिस इज कि अगर आपके पास एक कॉर्नर इस तरह से है, सेकंड कॉर्नर यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से साउंड वेव्स तो सीधी सीधी जा रही थी, तो ये इस तरह से टर्न किस तरह हो जाती है. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव. इस वजह से साउंड जो है वो इस तरफ भी चली जाती है इस कॉर्नर पे, तो हमें पता चल जाता है यार कि यहाँ से आवाज़ यहाँ तक आ गई है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन. और इसी तरह से therefore we can listen to our friend around a corner due to the diffraction but we cannot watch him. हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम सुन सकते हैं क्योंकि साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव और साउंड वेव ऑल्सो शो अ डिफ्रैक्शन. 11.14 स्टूडेंट, why must the volume of a stereo in a room with a wall to wall carpet be turned higher than in a room with a wooden floor? ये ऐसा क्यों होता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्टीरियो जो एक रूम के अंदर, ख़ास तौर पर ऐसे रूम में जिसकी हर दीवार जो है वो कारपेटेड है, बिट्यून्ड हायर, कुछ ऐसी ज़्यादा सुनाई देना शुरू हो जाती है देन इन अ रूम विद अ वुडन फ्लोर, किसी ऐसे रूम के अंदर जहाँ पर आपका जो फ्लोर है वो वुडन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग वुडन के साथ बना हुआ. तो स्टूडेंट दिस इज जस्ट बिकॉज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड टेक प्लेस थ्रू द पोरस एंड रफ सर्फेसिस. हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास ये जो वॉल टू वॉल कार्पेटेड एरिया था, एक्चुअली हमने यहाँ पर अकाउस्टिक को यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ सम रफ सर्फेसिस और एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड टेक प्लेस थ्रू आ पोरस सर्फेसिस. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस तरह के कार्पेटेड मटेरियल्स को, रफ सर्फेसिस को यूज़ करते हुए जो अपनी साउंड थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया. बट थ्रू द फ्लैट सर्फेस, यानी कि हमारे पास जो वुडन फ्लोर था ये एक फ्लैट सर्फेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट के रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी. अब रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड बहुत ज़्यादा जो है वो गूंजती भी है, और इसी तरह अगर साउंड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए तो स्टूडेंट उसकी एनर्जी वीक होकर उसका जो साउंड लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है. यानी जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वीक हो जाएगी, और एनर्जी वीक होगी तो आपकी जो साउंड लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. तो हमारे पास यही आंसर इसका होगा स्टूडेंट. सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. द वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विद अ वॉल टू वॉल कार्पेट be tuned higher because, अब यहाँ पर पहले इसका आंसर देंगे, maximum absorption of sound take place through the porous and rough material of the carpet.
but in a room with a wooden floor, maximum reflection is taking place, so the low sound is required to make the clear sensation. इसी तरह स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारे पास 11.15 है, a student says that the two terms speed and frequency of the wave refer to the same thing. यानी एक स्टूडेंट ने ये कहा कि सर फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं. व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स, आप क्या कहेंगे? हमारा आंसर स्टूडेंट ये है नो, कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम मोस्टली एज्यूम कर लेते हैं एक छोटे लेवल पर, बेसिक लेवल पर बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप भी अंडरस्टैंड कर लो बेशक कि आप फ्रीक्वेंसी और स्पीड एक जैसे हैं, बट नॉट एक्चुअली दे आर. तो हमारे पास क्या होगा कि दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स और थिंग्स, और इसीलिए हम इनको डिफ्रेंशिएट इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम से मुराद होता है स्टूडेंट 1 मिनट 1 सेकेंड, कोई भी यूनिट का मतलब है 1. सो एक ऐसा डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी d/t वेलोसिटी का फार्मूला डिस्कस किया था. सो एज सेम द स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, बट इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकेंड. अब 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स पास कर रही है, इसमें क्या था कि 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, और इसमें क्या है कि कितनी वेव्स पास आउट की. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. स्टूडेंट 11.16 क्वेश्चन है दैट टू पीपल्स आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस. सेम फासले पर बैठकर सेम जगह से दो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक ही साउंड को सुन रहे हैं. दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, लेकिन दोनों की जो लाउडनेस है वो दोनों को मुख्तलिफ सुनाई दे रही है. एक कहता है आवाज़ कम है, एक कहता है आवाज़ ज़्यादा है. एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन. ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक ही साउंड, एक ही स्पीकर से निकलने वाला साउंड जो है वो आप सुन रहे हो सेम फासले पर, जैसे कि दोनों लोग 10 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े होकर अगर वो साउंड सुन रहे हैं, तो एक को आवाज़ ज़्यादा ऊंची आ रही है और एक को आवाज़ कम आ रही है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो एक्चुअली टू पीपल्स आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, बिकॉज लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेरी इंपॉर्टेंट नेचर विच इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर. सो फिजिकल कंडीशन यानी एक बंदे के कान ही ख़राब हैं तो उसको आवाज़ कैसे इतनी ज़्यादा आएगी, उसको तो डिफरेंट होगा ही, डिफरेंस तो उसके अंदर आएगा फिर. तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर. सो अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर देन टू अ मैन विद डिफेक्टिव ईयर. डिफेक्टिव ईयर से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर ख़राब कान वाला, जिसमें थोड़ा सा नुक्स है, और सेंसिटिव ईयर से मुराद है बिल्कुल परफेक्ट और ठीक कान. इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 11.7 क्वेश्चन भी है, एंड दिस इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क है? नॉर्मली तो हमने कहा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही सेकंड नेम हम मेंशन करते हैं यहाँ पर इको, तो लेकिन यहाँ पर इसका बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लीजिएगा स्टूडेंट कि येस देयर इज़ अ डिफरेंस. द रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस एट एनी डिस्टेंस. रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है. फ्रॉम द डेंसर मीडियम एट एनी टाइम, और ख़ास तौर पर डेंसर मीडियम से, यानी अगर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन जितनी मर्जी दूर हो उस मीडियम का फासला वहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है. बट इको कैन बी हियर एट द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल और द स्पेसिफिक डिस्टेंस. सो वी कंक्लूड दैट echo can be heard after 0.1 second only, and this 0.1 second is set when the distance between the listener and reflecting surface is 17 meter. और ये 0.1 सेकेंड का फासला भी उस वक्त ही होगा स्टूडेंट जब आपका फासला आपका और रिफ्लेक्टेड सरफेस का या मीडियम का जो है वो डिस्टेंस 17 मीटर हो, तब आपको 0.1 सेकंड के बाद जो है वो साउंड सुनाई देगी. उसको हम नाम देते हैं इको का. लेकिन रिफ्लेक्शन में 17 मीटर की कंडीशन या 0.1 सेकंड की कंडीशन नहीं होती. नो डाउट कि इको इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. इको इज़ ऑल्सो टेक प्लेस जस्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बट वी कैन नॉट क्लियरली कंक्लूड दैट कि बोथ आर सेम. हम इनको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कंडीशन और है. नो डाउट कि हमारे पास इको जो है वो एज सेम एज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो हमारे पास ये उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो है.
11.8 स्टूडेंट, will two separate 50 dB sound together constitute a 100 dB sound? explain. क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास टू सेपरेट 50 dB साउंड टुगेदर, दो 50 dB की जो साउंड है वो अलग अलग मिलकर एक ही 100 dB की साउंड प्रोड्यूस कर दें? यानी ये जो हमारे पास दो सेपरेट 50 dB के सोर्सेज होंगे, 50 dB, ये दोनों 50 dB और 50 dB मिलकर क्या हमारे पास 100 dB की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्टूडेंट यहाँ पर कुछ फर्दर फिनोमिनाज आ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 1 में, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि वेव नेचर के अंदर जब हम 3 फिनोमिना डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को, तो यहाँ पर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जो वेव्स हैं वो आपस में मर्ज भी होना शुरू होती हैं, एक दूसरे के रास्ते में भी आना शुरू होती हैं। तो वहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया था, इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट वेव नेचर जो है ना वो इंटरफेरेंस शो करती है। अब इंटरफेरेंस में दो तरह की इंटरफेरेंसेस होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, एक होती है डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो स्टूडेंट वहाँ पर हमारे पास 50 dB की साउंड, जो दो सोर्सेज हैं 50 dB के, वो मिलाकर 100 dB का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ उस कंडीशन में जब उन दोनों की जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो और ये दोनों कोहेरेंट भी हो। कोहेरेंट से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर यह है कि दोनों की 50 dB जो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इंटेंसिटी की, उसकी वेवलेंथ और दूसरी 50 dB की वेवलेंथ दोनों की बराबर हो जाए। सो हम कंक्लूड करेंगे, यस, व्हेन टू सेम साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस मीन्स 50 dB आर कोहेरेंट मीन्स सेम वेवलेंथ ईच ऑफ 50 dB। ईच से मुराद यह है कि हर एक 50 dB की हो, यानी दो थी, एक 50 की दूसरी भी 50 की, तो मिलकर फिर ये कंस्टिट्यूट कर सकती हैं 100 dB साउंड को। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आज की इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, व्हाई द अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड? ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है मेडिकल फील्ड के अंदर? तो हम स्टूडेंट यहाँ कंक्लूड करेंगे कि स्टूडेंट अल्ट्रासाउंड हैज़ द हाई फ्रीक्वेंसी अबव द 20,000 हर्ट्ज विच इज़ इनऑडिबल टू द ह्यूमन एयर, और नज़र भी नहीं आती, सुनाई भी नहीं देती। सो एंड इट कैरी मोर एनर्जी, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करती हैं। सो देन ऑडिबल साउंड। So according to the relation, the wavelength of ultrasonic wave is very small. Due to these characteristics, ultrasonic are utilized in medical field. ये भी स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक वेव के अंदर जो दो चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो वेरी स्मॉल है, तो ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर वेवलेंथ इसकी इंक्रीज़ हो जाए, अगर बड़ी हो जाए वेवलेंथ, तो स्टूडेंट फिर हम उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। और इंफ्रारेड जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से पास आउट कई दफ़ा नहीं कर सकती। ये हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लास्ट चैप्टर के अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्शन के अंदर अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करेंगे। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।